हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटा हैंडलिंग चैप्टर 24। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है ये स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसे आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है ना, बहुत छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत बेसिक आपने। ठीक है, तो उसी का आगे कंटिन्यू है, आगे कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक्स इसमें। ठीक है, तो देखिए इंट्रोडक्शन है पहले तो इंट्रोडक्शन में से आपको पता ही होगा कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। हम डेटा के बारे में पढ़ते हैं, हमें कलेक्शन करते हैं और उसको हम मैनेज करते हैं, अरेंज करते हैं, एक सही सिस्टमेटिक फॉर्म में उसको अरेंज करके फिर हम उसको स्टडी करते हैं। इसकी बहुत सारी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस होती हैं अलग अलग फील्ड में। ठीक है ना, ओके। तो इन वेरियस फील्ड्स वी नीड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। तो जो न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं तो उनको हम डेटा कहते हैं, जो बहुत सारा कलेक्शन हो। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। दीज डेटा मे बी रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ एग्जामिनेशन, द मंथली वेजेस अर्न बाय अ वर्कर इन अ फैक्ट्री, द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। वो कुछ भी डेटा हो सकता है, कलेक्शन हो सकता है, बहुत सारा सर्वे किया हो, किसी चीज़ का किया होगा सर्वे हो सकता है वो, तो वो सारा डेटा उसको हम बोलते हैं। ठीक है, डेटा हैंडलिंग तो उसी को मतलब डेटा को अरेंज करना और उसको मैनेज करना और उसको स्टडी करना, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब उस यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा उसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो पहले आता है मेन वही डेटा, अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। तो वो डेटा होता है, राइट। एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ तो फॉलोइंग द टेबल्स गिवन द डेटा रिगार्डिंग द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ 140 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल के 140 स्टूडेंट्स लिए और उनके जो स्पोर्ट्स थे फेवरेट, उनका कलेक्शन किया गया। अब जाकर एक एक स्टूडेंट से पूछा गया तुम्हारा फेवरेट गेम कौन सा है, स्पोर्ट्स कौन सा है, तो सबने अपना अपना बताया। तो सर्वे करके फिर उसका कलेक्शन किया गया कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं पसंद करते हैं। तो एक पूरा एक टेबुलर फॉर्म में उसको लिस्ट बनाया हमने कि स्पोर्ट्स विच इज़ क्रिकेट तो 40 स्टूडेंट्स निकले जिनको पसंद था, फुटबॉल 30 स्टूडेंट्स थे, टेनिस 25 थे, बैडमिंटन 20, वॉलीबॉल 25। ठीक है, तो अब साफ पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जो है क्रिकेट के हैं। ठीक है ना, तो एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया हमने उसको, राइट। स्टैटिस्टिक्स तो इट इज़ द साइंस विच डील्स, ये जो पूरी ब्रांच है जो मैथ्स की, इनफैक्ट आगे जाकर ये मैथ्स से थोड़ा अलग हो जाती है ब्रांच। अभी बेसिक जो आपके जूनियर लेवल पर जो होती है वो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स के अंदर ही आती है। ठीक है, तो इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था अभी कि ये सारी चीज़ें जो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन द डेटा इज कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है तो एक एक न्यूमेरिकल फिगर, अब जैसे कि एक एक न्यूमेरिकल फिगर का मतलब हमने यहाँ पर जो कलेक्शन लिया, ठीक है ना, तो कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 40, ये जो है ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, क्रिकेट की ऑब्जर्वेशन, ये फुटबॉल की, तो इस तरह इनको हम ऑब्जर्वेशंस कहेंगे, हर एक जो न्यूमेरिकल फिगर आ रहा है। ठीक है, रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा जो अरेंज्ड ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन सम इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड एंड रिप्रेजेंटेड रैंडमली, मतलब रैंडमली ले लिया गया है, उसको अरेंज नहीं किया गया है, वो मिक्सिंग फॉर्म में है। ठीक है, मिक्स फॉर्म में है, तो उसको हम रॉ डेटा कहेंगे या अनग्रुप्ड डेटा कहेंगे, राइट। तो इसका एग्जांपल दिया था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। तो हमने 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है टेस्ट लिया गया और उनके मार्क्स जो है हमने लिस्ट कॉमा लगा के हमने लिख दिया इस तरह। ठीक है, तो एक अरेंज फॉर्म में नहीं है, मतलब ये नहीं हमने उसमें देखा कि हाईएस्ट टू लोएस्ट जा रहे हैं, लोएस्ट टू हाईएस्ट, ऐसा कुछ अरेंज नहीं किया हमने इसमें। ठीक है, एक जैसा हमने स्टूडेंट के पास गए, नोट डाउन किया और लिख लिया सीधा सीधा, तो वो एक रैंडम डेटा हो जाता है हमारा। ठीक है, ओके। तो वेरिएबल क्या है, जैसे वर्ड वेरिएबल से वेरी करे जो, ठीक है, वेरिएबल अ क्वांटिटी विच इज़ बीइंग मेजर्ड इन अ सर्वे। कोई सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी हम मेजर करें, जिस क्वांटिटी की हम बार बार बात कर रहे हैं, हर एक के पास अलग अलग जाकर हम उस क्वांटिटी उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो वो उस क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ वेरिएबल क्या होगा इस एग्जाम्पल में, ये है वेरिएबल, क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट के पास जा रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें कौन सा गेम पसंद है, तो वो कोई कहता है क्रिकेट, कोई कहता है फुटबॉल, कोई कहता है टेनिस, तो वो तो वेरी कर रहा है ना, हर एक के पास जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कुछ कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो वो क्या है, वो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी हर कोई अपने अकॉर्डिंग बताता है। ठीक है ना, तो वो वेरिएबल है। क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन अ सर्वे इज कॉल्ड वेरिएबल, अ क्वांटिटी फॉर विच अ डेटा इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड वेरिएबल। बात वही हुई, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आता है अब आपका दस द हाइट। अब यहाँ एग्जांपल ये हाइट ऑफ ए स्टूडेंट इन अ क्लास, बहुत देखो किसी भी चीज़ का डेटा हो सकता है, वो स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट का डेटा ले लिया। अब क्या हर स्टूडेंट के पास जाएंगे, उसकी हाइट अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मे बी कोइंसिडेंस की बात हो, कुछ की सेम भी हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अलग अलग ही होगी। ठीक है ना, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिलीज रिजाइडिंग इन अ लोकेलिटी, हर लोकेलिटी में जाएंगे, हर एक फैमिली के अंदर जाएंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स उसके अंदर अलग अलग होंगे, किसी के अंदर 4 मेंबर होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, कहीं कहीं कंबाइंड फैमिली होगी तो ज़्यादा होंगे। ठीक है,
ओके, मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वर्किंग इन अ फर्म, किसी फर्म में कोई पर्सन जो है उसकी मंथली इनकम अलग अलग हो सकती है उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो दीज ऑल आर वेरिएबल, वो क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल होती है, ठीक है, जिसका हम सर्वे कर रहे होते हैं। वेरिएट, तो देखो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। अब पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएट, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसकी वो वेरिएट हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर ये सारे हैं वेरिएबल, तो उसमें किस वेरिएबल की बात हो रही है तो उसको वेरिएट कहेंगे। जैसे क्रिकेट, तो वो वेरिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हाइट ऑफ ए स्टूडेंट्स इन ए क्लास, अब कोई एक स्टूडेंट लिया, कोई पर्टिकुलर, वही रोल नंबर 1 है लाइक से, ठीक है, लाइक से, तो रोल नंबर 1 की हाइट जो भी होगी तो वो वेरिएट हो जाएगी, ठीक है। आगे आता है अरे, एन अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ अ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन अरे। उसको हम अरेंज कर देंगे, अरेंज्ड फॉर्म में लिख देंगे तो उसको हम अरे बोलेंगे जब वो अरेंज्ड फॉर्म में होगा, राइट। रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डेटा। जो भी डेटा हमें टोटली दिया होगा तो उसमें जो मैक्स कोई ना कोई जो हमारे अलग अलग वेरिएट हैं, जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएट हैं, उसमें एक हाईएस्ट भी होगा, जो भी एक लोएस्ट होगा, तो उनका जो डिफरेंस होगा हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो हमें रेंज पता लग जाता है कि वो डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, मैक्सिमम कहाँ से और मिनिमम कहाँ तक है, ठीक है। तो वो रेंज हो जाता है, डिफरेंस देते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो यहाँ पर जैसे मार्क्स का हमने लिया, क्लास में टेस्ट हुआ और मार्क्स है, तो हम पूछेंगे ना हाईएस्ट मार्क्स किसके आए और लोएस्ट मार्क्स किसके आए, तो हमने उनका डिफरेंस कर दिया, हाईएस्ट मार्क्स, तो हमें रेंज पता लगे कि क्लास में जो टेस्ट हुआ उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो रेंज 39 कुछ इस तरह हमें पता लग जाता है, ओके। फिर आता है हाइपोथेसिस टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्ट इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट that is used to determine whether the information obtained from a sample of data applies to entire data or not, ठीक है ना। hypothesis test can be used to evaluate many different parameters of data such as mean, mode, median, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब कि hypothesis test में क्या है, ठीक है, ये क्या है, determine whether the information obtained, किसी सैम्पल से हमने जो इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की है, ठीक है, अप्लाइज जो, तो वो ठीक है, मतलब उसमें उसको स्टडी करने के, एनालाइज करने के लिए उसमें मीन, मिडिल में क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो हमने किसके द्वारा पढ़ते हैं, इनके द्वारा। और भी होता है, जैसे मीन जो है हमारे मीन, मोड और मीडियन होता है, ठीक है। तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इनको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वी शैल स्टडी दीज, ठीक है, ऑफ एन अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट देखिए मीन। मीन में क्या है, द अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन ऑफ सम गिवन ऑब्जर्वेशन, जो भी डेटा होगा हमारा इज डिफाइंड एज लाइक दिस। तो मीन क्या होता है, कोई भी डेटा दिया हुआ हमें तो वो मीन हम निकालते हैं किससे, द सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग दी होती हैं, जो वेरिएट होते हैं, उन सबका सम कर देते हैं, टोटल सम, और उसको डिवाइड करते हैं किससे, जितनी ऑब्जर्वेशंस वो हैं टोटल काउंटिंग से डिवाइड कर देते हैं। तो भाई अब बात आती है, ये तो फॉर्मूला बता दिया कि मीन हमें डेटा दिया हो, मीन हमें ऐसे निकालना होगा, सिंपल है, ठीक है। बट मीन होता क्या है, मतलब क्यों निकालते हैं, ज़रूरत क्या है, मतलब किस वजह से निकालते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ समझिए। मीन क्या होता है, आपने एवरेज सुना होगा, एवरेज, तो ये वही होता है एवरेज, ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि आपकी क्लास में टेस्ट हुए, ठीक है, आपकी क्लास में जो भी आपकी 8th क्लास में टेस्ट हुआ और टेस्ट में सबके मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं। मान लो 10 यूनिट टेस्ट हुआ जो कि 10 नंबर का था, ठीक है। कुछ बच्चों के आउट ऑफ फुल मार्क्स होंगे, आउट ऑफ 10 आए होंगे, किसी के 9 होंगे, किसी के 7, 5, 4, मतलब वेरिएशन को देखो, किसी के 2 मार्क्स भी होंगे, किसी के 0 भी हो सकता है, कोई बहुत ही वीक स्टूडेंट हो, 0 हो, ठीक है, ना पढ़ पाया हो, ठीक है। किसी का 1 मार्क्स होगा, किसी के 5 होंगे, किसी के मॉडरेट होंगे, 7, 8, 6, हर तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो अब मान लो टेस्ट हो गया, रिजल्ट भी आ गया, ठीक है, अवार्ड लिस्ट भी बन गई, ठीक है। अब मान लो क्लास टीचर ने या फिर प्रिंसिपल ने स्कूल के पूछा कि भाई इस 8th क्लास का जो टेस्ट हुआ था उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो क्या टीचर जो है एक एक स्टूडेंट की लिस्ट पढ़ के सुनाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने तो ओवरऑल पूछा है ना कि क्लास का परसेंटेज कैसा रहा, ठीक है ना। अब एक स्टूडेंट का, अब अगर वीक स्टूडेंट का बताया जाए तो पता लगेगा ख़राब रहा, और अगर बहुत ही अच्छे स्टूडेंट का बताया जाए तो कि बहुत अच्छा रहा, उसके तो फुल मार्क्स आए। तो बताया कैसे जाए, ओवरऑल एक शब्द में, एक लाइन में कैसे बताया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है मीन की। हम क्या करते हैं, ओवरऑल बताते हैं कि क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब क्लास स्टैंड कहाँ कर रही है, क्लास का लेवल क्या है, तो हम वो जानते हैं। वो कैसे जानेंगे, वो हम मीन से जानते हैं। जो डेटा हमारा है, अब मान लो किसी के 2 नंबर थे, किसी के 0 था, किसी के 1, किसी के 3, 4, किसी के 10 भी, तो हम सबको क्या करते हैं, एक फिक्स एक नंबर, एक वैल्यू पर लेकर आते हैं सबको, जो इन सब का एवरेज होता है। अब आप एवरेज को अच्छी तरह समझते होंगे, जो एक इन सब का ओवरऑल होता है, जिससे हमें एक
ये पता लग जाए कि ओवरऑल क्लास कहाँ स्टैंड करी, मतलब सारे बच्चे मिलकर देखे जाएं तो क्लास कहाँ पर स्टैंड कर रही है, लेवल के। तो हम क्या करते हैं, सबको ऐड ऑन कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर हैं ये वाले, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड। ऐसा ही क्यों करते हैं, क्योंकि हम सबको क्या कर रहे होते हैं, इक्वल ला रहे होते हैं, ठीक है। मान लो एक बहुत ही छोटा सा, इसके अंदर भी एक मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। अब एक चीज़ देखो, ऐसा कब होगा कि ये मतलब ओवरऑल बिल्कुल मिडिल में, मतलब एवरेज में आ जाए। ऐसा सबको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा है तो इसका एक उठाकर इसको दे देंगे, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, देखो तीनों बराबर हो गए। तो ये एवरेज होता है। एवरेज में बेसिकली एक नंबर चाहते हैं कि जो ओवरऑल पता लग जाए। तो ओवरऑल इनका जो अगर हम मीन करेंगे तो वो 4 आएगा, ठीक है ना, राइट। तो देखो यहाँ पर सॉरी ये कितना हो जाएगा, 7 12 6 का मतलब ये कितना आ रहा है, 9 12 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 ही आ रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी वो मैं 4 2 से कर रहा था, ठीक है ना। तो ये होता है मीन, ठीक है। ये मैंने सिग्निफिकेंस बताया है, ठीक है, ठीक है। अब और मेनली जो हम कैलकुलेट तो इसी से करेंगे, वो तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। ये सारा जो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है, ओके। तो अब ये जो होता है इसको हम नोटेशन फॉर्म में इस तरह भी लिखेंगे, जैसे अलग अलग हमें n ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, n कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 20 20 80 50, राइट। अब ये क्या है, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है, वेरिएट है, x1, x2, x3, कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, टेस्ट के मार्क्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो इन ऑब्जर्वेशन का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस ये डॉट 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 xn तक है, क्योंकि n तक है। तो टोटल नंबर जो काउंटिंग है वो n है, ठीक है। सम कर दिया और डिवाइडेड बाई हैं कितने, इनकी काउंटिंग कितनी है, ये n है, इसलिए n से डिवाइड कर दिया। अब इसको नोटेशन फॉर्म में हम शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह, समेशन xi अपॉन n। ये एक नोटेशन होता है सम करने का, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, ये जैसे x1 ये तो है, तो x जिसको यहाँ पर ये चेंज कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, n तक। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक। तो हमने एक आर्बिट्रेरी i ले लिया, ठीक है, रैंडमली समेशन किया एक्स आई। समेशन ये होता है कि यहाँ जो भी चीज़ है वो वेरी करेगी, तो यहाँ आई कर दिया। अब आई को 1 2 कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। आई कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। तो इसको एक्सपेंड करो, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो वापस से यही, ये जस्ट नोटेशन है, लिखने का तरीका है, आपको फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है। वर्ड्स में ही लिखा हुआ है, बाकी नोटेशन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जहाँ आई है, आई को 1 2 3 4 रखते चले जाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक, n तक, अपॉन में n। तो देखो इसको ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, राइट। तो लिखा हुआ है, इसको सिग्मा बोलते हैं, जनरली नोटेशन होता है ये जो कॉल्ड सिग्मा, इज कॉल्ड द ग्रीक लेटर शोइंग समेशन, जो समेशन को बता रहा होता है, ठीक है। अब देखिए इस पर बेस्ड एग्जांपल्स जो कि एक्सरसाइज में भी हैं, ठीक है। तो गिवन बिलो आर द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 11 बॉयज ऑफ अ क्लास के जो 11 बॉयज़ की जो है हाइट हमने लिखी हुई है, ठीक है, कॉमा लगा के, ठीक है। अब ये क्या है, ये रैंडम लिखी हुई है, 149 पहले स्टूडेंट की, 142 सेंटीमीटर, 154 सेंट, इस तरह करके हमें 11 स्टूडेंट की हाइट दी है। पहले कहा गया अरेंज द अबव डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो जो डेटा दिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो बहुत ईजी है, आप तो कर लोगे। तो असेंडिंग का मतलब है सबसे छोटा, सबसे मिनिमम लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर हाईएस्ट सबसे लास्ट में लिखना है। तो आपको सबसे पहले ढूंढना होगा सबसे लोएस्ट कौन सा है, बहुत ईजी, तो आप कर ही लोगे। तो लोएस्ट 128, फिर 132, 139, 140, इस तरह करके हम सारा लिख लेंगे। तो ये तो अरेंज हो गया। अब फर्स्ट पार्ट जो कि ईजी है, पूछा है द हाईएस्ट ऑफ द टालेस्ट बॉय। अब देखो हम रैंडमली ढूंढते, पूछते कि हाईएस्ट लोएस्ट, तो हमें थोड़ा सा हो सकता है हम कभी कभी मिस्टेक भी करते हैं। लेकिन जब हम इसको किसी को अरेंज करते हैं ईदर डिसेंडिंग और असेंडिंग, तो हमें बहुत ही आसान हो जाता है ये क्वेश्चन के आंसर करना, ठीक है। अब साफ साफ हमने अरेंज कर रखा है, हमें पूछा गया है कि हाईएस्ट टालेस्ट बॉय कौन है, जिसकी हाइट जो है सबसे हाई है, हाईएस्ट है। तो भाई हम टालेस्ट तो सबसे लास्ट, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो यही होगा। तो हाईएस्ट ऑफ द हाइट ऑफ द टालेस्ट बॉय इज 154 सेंटीमीटर, ओके। ऐसे ही लोएस्ट या शॉर्टेस्ट बॉय, तो ये वाला लिख देंगे, तो 128 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ईजी है, ओके। थर्ड द रेंज जैसे अभी मैंने बताया था कि जो भी डेटा दिया होगा उसमें हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू ये है, लोएस्ट वैल्यू है, तो 154 माइनस 128 माइनस करेंगे तो 26, ये रेंज हो जाएगी उस डेटा की, ठीक है, रेंज ऑफ द गिवन डेटा। नेक्स्ट आता है मीन। अब मीन तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है। तो मीन के लिए सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन हमने पहले से ही सम निकाल लिया अलग से। तो सबका टोटल सम करेंगे, सारे ऐड कर देंगे, एक नंबर आएगा,
5373 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा, सबका टोटल कर दिया और उसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होता है, सबको बराबर बराबर बट जाता है, यही मैं वहाँ पर सिग्निफिकेंस बता रहा था। ठीक है, कितने हैं, 11 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 11 से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 11 हो गई, तो हम उससे डिवाइड करेंगे और ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 143 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब हमें ओवरऑल पता लग गया कि क्लास में जो 11 स्टूडेंट्स थे कि ओवरऑल जो क्लास में बच्चों की हाइट है उन 11 में से वो एवरेज, ऑन एन एवरेज 143 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, हमें ये मीन का मतलब होता है डेटा में, ये मीन होता है, राइट, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी वर्ड से मतलब होता है कोई चीज़ कितनी बार रिपीट कर रही है, कोई पर्टिकुलर वेरिएट कितनी बार आ रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगा। मान लो कोई डेटा जो है, कोई पर्टिकुलर वेरिएट है, वो मान लो उसमें सर्वे किया हमने, वो 4 बार आया, वही वाला मान लो 2 नंबर 4 बार आए, हो सकता है ये हाइट हमने स्टूडेंट्स की हो सकता है 140 सेंटीमीटर, हो सकता है 4-5 स्टूडेंट्स की हो, तो वो वेरिएट हमने 4 बार लिखेंगे ना, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4। वो कितनी बार आया, 4 टाइम्स आ गया, 4 स्टूडेंट्स की है, सेम वही वाली वैल्यू, इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। तो टेबुलेशन ऑफ द डेटा, अरेंजिंग ऑफ द डेटा इन द सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। अब देखो यहाँ पर जो डेटा दिया हो तो जस्ट कॉमा लगा के मैं लिखा हुआ था, तो ये तो होता है जब बहुत कम डेटा दिया हो। बट अगर डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मान लो 50 तक है, 60 तक है, या फिर उस डेटा के अंदर बहुत ही ज़्यादा मान लो एक ही नंबर बार बार रिपीट करे, उसकी फ्रीक्वेंसी कई बार आ रही है, तो हम क्यों ना उसको बार बार लिख के कुछ एक दूसरा तरीका उसको अरेंज सिस्टमेटिक वे में लिखने का अपनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और वो वैल्यू लिखते हैं जो वैल्यूज़ उसमें आई हुई हैं। ठीक है, तो और वो वैल्यू कितनी बार आई है उसको हम यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी वाले के सामने लिख देते हैं, तो वो टेबुलेशन फॉर्म आ जाता है। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी को समझा दिया है मैंने। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। अभी सर्वे किया गया इन सर्वे ऑफ 20 फैमिलीज ऑफ अ टाउन, एक टाउन की 20 फैमिलीज में सर्वे किया गया, जिसमें ये सर्वे किया गया द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, फैमिली में चिल्ड्रन कितने हैं, बच्चे कितने हैं उस 20 फैमिलीज़ में। तो टोटल तो 20 फैमिलीज़ हमें सर्वे इन्हीं में जाकर करना है। तो एक एक घर पे गए हम, फैमिली में गए और पता किया कि इस फैमिली में कितने स्टूडेंट्स हैं, सॉरी कितने चिल्ड्रन हैं। ठीक है ना, तो हमें पता चला एक किसी में 2 थे, किसी में 3 थे, किसी में 3, तो देखो ये रिपीट होना शुरू हो गया, मतलब 3 चिल्ड्रन कई फैमिलीज़ में थे। किसी में 1 1 3 1 1 2 2, किसी में चिल्ड्रन ही नहीं थे, 0 1 2 2, तो देखो रिपीट हो रहे हैं ना वैल्यू। तो हम अब इसको ऐसे ना लिखने के बजाय कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो देखो 0 अकर्स 1 टाइम, नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो है, ऐसी कितनी फैमिलीज़ है जहाँ पर 0 चिल्ड्रन है, 1। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर 1 चिल्ड्रन है, 7। ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर 2 चिल्ड्रन है, तो 8 फैमिलीज़ हैं। तो कुछ इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इसका। ये सारा चीज़ जो है ना वही चीज़ है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ऐसा टेबल बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो 20 फैमिलीज़ दी थी, ठीक है, उनका हम सर्वे देख रहे हैं, तो टेबल में लिखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। यहाँ पर नंबर, यहाँ पर वो आता है जो वेरिएट होता है, वेरिएट वो क्वांटिटी। ठीक है ना, जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें सर्वे की तो हमें पता लग गया क्या क्या क्वांटिटी बार बार आ रही है, उस कॉमा लगा के जो, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन आएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए, तो आपको ऐसा डेटा दिया होगा, मिक्सिंग वाला रॉ डेटा दिया होगा। तो देखो यहाँ पर आपको देख लेना होगा कौन कौन सा नंबर आया हुआ है, 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर, यही तो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, तो ये हमारा x है, xi। ठीक है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, राइट। फिर टैली मार्क्स अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो। तो हमने वहाँ पर पढ़ लिया था कि 0 चिल्ड्रन कितनी फैमिलीज़ हैं, 1 फैमिलीज़ में, तो ये क्या फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये जो है 0 जो है कितनी बार उस डेटा में आया हुआ है, 1 एक ही बार आया हुआ है। 1 उस डेटा में कितनी बार आया, 7 टाइम्स है, मतलब ऐसे 7 फैमिलीज़ थी। ठीक है, तो ये हमने सारा इस तरह लिख लिया। ये होता है टैली मार्क्स रिप्रेजेंटेशन। तो टैली मार्क्स में हम कुछ नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं उसको, जैसे इसको स्टिक्स बनाते हैं हम इस तरह करके, ऐसे। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर 1 है तो सिंपली 1, 2 है तो 2 ऐसे इस तरह बना देंगे। ठीक है, 3 है तो हम 3 बना देंगे, अगर 4 है तो 4 बना देंगे। बट जैसे ही 5 आता है तो हम क्या करते हैं, 5th वाला अलग से नहीं बनाते, हम उसको 4 बनाकर 1 2 3 4 और 5th वाला इस तरह बना देते हैं, तो ये हो जाता है, इसको बोलेंगे हम 5। ठीक है, अब अगर बात आती है 6 कैसे बनाएंगे, 6 है तो देखो 5 तक तो इसमें हो गया, एक अलग से बना देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 7 की बात आती है तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 अलग से बना दिए, तो ये इसी तरह रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। 1 था तो 1 ही बनाया,
7 है तो हमने 1 2 3 4 और 5 इस तरह कट कर दिया। 6 7 दो अलग से बना दिए। 8 है तो 1 2 3 4, फिफ्थ को हमें इस तरह बनाओ, हमेशा कट कर देना होता है उसको, तो वो फिफ्थ होता है, फिफ्थ वाली स्टिक इस तरह आती है। ठीक है, फिर टोटल 5 ये हो गए तो 3 और बचे। 8 है ना तो 1 2 3 उसको अलग से बना दिया। 4 तो इस तरह। ठीक है, तो इस तरह हम बना रहे होते हैं। ओके, तो अब बात आती है कि मीन, इस तरह के डेटा का मीन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए भी फॉर्मूला हमने बना लिया। हालांकि कुछ ऐसा सच बिल्कुल नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही है, उसका थोड़ा सा न्यू फॉर्म है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर हमें n ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं टोटल, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर 20 फैमिलीज थी, तो n ऑब्जर्वेशंस दी हुई थी और उन ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो ये वाली हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज इतनी है। जैसे x1 जो है f1 टाइम्स आया होगा, मतलब x1 यहाँ से तो हो सकता है f1 की वैल्यू 2 हो, तो उसका मतलब जो x1 है वो 2 बार आया था, x1, x1 इस तरह करके। x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, हो सकता है f2 की वैल्यू 3 हो, तो उसका मतलब x2 जो है 3 बार आया है, x2, x2, x2। ठीक है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने, राइट। तो ऐसे ही xn की फ्रीक्वेंसी fn, हो सकता है कोई एक ही बार आया तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या फॉर्मूला क्या बनाया, उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, जैसे x1 मल्टीप्लाई f1, सबका म्यूचुअली फ्रीक्वेंसीज से मल्टीप्लाई किया और फिर जाके उनका सम किया डिवाइडेड बाय जो उनकी टोटल फ्रीक्वेंसीज है, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर दिया, तो ये ओवरऑल आ गया समेशन। समेशन वही सम का साइन होता है, तो हम वेरी करा दिया f1 x1 पे, f1 x1 प्लस x2 f2 x2 प्लस f3 x3, तो समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। तो ये नोटेशन है। अभी आया कैसे वो एक बार समझ लीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अब जैसे मैंने डेटा लिखा है 1, 1, 2, 3, 3, 4, चलो इतने काफ़ी है। ठीक है, अब इसका मीन निकालना है, तो आपको प्रीवियस फॉर्मूला जो पीछे पड़ा हुआ है कि सबका सम कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सबका सम मीन को जनरली हम x बार से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मीन इक्वल टू 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय कितनी है 1 2 3 4 5 6। ये सबकॉज आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सही होगा अगर प्रीवियस फॉर्म। बट अगर जो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, क्योंकि ये 2 बार आया हुआ है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी एक ही एक है। ठीक है, तो बेटर है हम क्या करें, देखो किसी को सेम चीज़ को 2 बार ऐड करना, या फिर उसको देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन ही तो होता है। ठीक है ना, अब इसको 2 बार ऐड करने के बजाय सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में ऐड करने के बजाय इसको 2 से मल्टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, कितनी फ्रीक्वेंसी है देखो, इस 1 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है, 3 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है। ठीक है, इसको इसकी आने की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 ही है, और इसकी भी 2 है और इसकी भी 1 है फ्रीक्वेंसी। तो हम करते क्या हैं, इसको 1 × 2 लिख देते हैं, इस प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी वही है, और 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, और प्लस 4 की फ्रीक्वेंसी, देखो वो वाला ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी, वो ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन उसकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन उसकी, डिवाइडेड बाय, देखो इनकी फ्रीक्वेंसी टोटल करो, 2 + 1 + 2 + 1, तो टोटल 6 ही आएगा। तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करो तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही आएंगे। तो इस वजह से ये फॉर्मूला इस तरह आया हुआ है। ठीक है ना, f1 x1 + f2 x2 + f3 x3 एंड सो ऑन प्लस fn xn डिवाइडेड बाय f1 + f2 + f3 एंड सो ऑन fn, राइट। तो दिस इज द मीन। ओके, तो अब इसको हम जरूरत पता कैसे चलेगा कि ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो देखिए ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो और उसमें मीन पूछा हो। बट अगर सिंपली अगर डेटा दिया हुआ कॉमा लगा के आपको, तो आप प्रीवियस फॉर्मूला लगाएंगे और उसी से आ जाएगा वो। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, टेबल ही हमें दिया हुआ, फाइंड द मीन वेट ऑफ द 40 बॉयज़ ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, जो हमें डेटा दिया हुआ है, डेटा किस चीज़ का डेटा है, ध्यान दो इस चीज़ पे, वेट्स का है। 40 स्टूडेंट्स, 40 बॉयज़ का वेट, उनका जो वजन है, वेट है, बॉडी वेट, तो उसका डेटा लिया हुआ है। तो पहले यहाँ वेट लिख दिया। अब वेट का मतलब कुछ स्टूडेंट्स के 27 kg था, कुछ स्टूडेंट का 28 है, कुछ का 29, कुछ का 30 है, कुछ का 31 है। तो 27 बहुत सारे स्टूडेंट्स का है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं 6, तो हमें पता लग गया 27 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। तो 27 को 6 बार ऐड करने के बजाय हमने सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वजह से ये फॉर्मूला आया, राइट। ऐसे ही 28
12 टाइम्स आया हुआ है, तो यानी 28 की फ्रीक्वेंसी 12। इनके ऐसे ऐसे 12 बॉयज़ हैं जिसका वेट 28 kg है। ऐसे ही 29 का फ्रीक्वेंसी 10, ये हो जाएगा। अब इसका हम पहले ये वाला टेबल बनाते हैं। क्यों ये टेबल बनाते हैं? क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत पड़ रही है F1 X1 F2 X2, तो उसको हम टेबल में ही निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो हमें आसान रहेगा। तो हम ये जो आता है ये होता है वेरिएट, और ये होता है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ लिखेंगे वेट इन ब्रैकेट kg, और इसको XI बोलते हैं। वही XI क्यों बोला? क्योंकि I वेरी करेगा। ये X1 है, ये X2 है, ये X3 है, ये X4 है, ये X5 है, ठीक है, और ये उसी की फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए हमने FI लिखा हुआ है। तो ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, और ये F5 है, ठीक है, राइट। तो इस सब का अगर सम करेंगे तो समेशन FI आएगा, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5। तो उसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ, और ये 40 होगा, इसका टोटल कर लेंगे। अब ये क्या है? तो ये अलग से एक और नया कॉलम हमने अपनी तरफ से बनाया। ये तो यहाँ से ही निकाल लिया हमने बुक्स क्वेश्चन से ही, ये हमने बनाया क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें फॉर्मूले में। तो ये कॉलम किसका है? ये है F1 X1 का। इन जनरल FI XI, आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इसका इससे मल्टीप्लाई, जो कि ये आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा 29 मल्टीप्लाई 10, 30 मल्टीप्लाई 8 और 31 मल्टीप्लाई 4। तो फ्रीक्वेंसीज का उसके वेरी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। तो ये क्या है? ये है F1 X1 की वैल्यू, ये वाली, ये है F2 X2 की वैल्यू, ये है F3 X3 की वैल्यू, ये है F4 X4 की वैल्यू, और ये F5 X5 की वैल्यू। तो सबका समेशन, इनकी ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो ये है तो यही, तो उसको इस तरह लिखेंगे टेबल में, समेशन FI XI, जो कि क्या आ गया ये। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तो मीन इक्वल टू समेशन, ये वाला जो हमने यहाँ पर टोटल निकाल लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि समेशन फ्रीक्वेंसी करके आएगा। डिवाइड करेंगे तो 28.8 आ गया। तो हमें ओवरऑल पता लग गया कि 40 स्टूडेंट्स में से ओवरऑल जो वेट है वो इन ऑल ऑन एन एवरेज 28.8 kg है, ठीक है। दिस इज द मीन, ओके। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन वही है, बस इसमें रिवर्स करना है आपको। इस क्वेश्चन के अंदर मीन दिया हुआ है और टेबल में कुछ अननोन है, वो हमें निकालना है। अननोन का मतलब फ्रीक्वेंसी अननोन है जो हमें निकालनी होगी। तो इसके लिए आपको सेम वही टेबल उसी तरह बनाना होगा और फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखो, हमें ये क्या दिया है XI, ऐसा क्वेश्चन एक दिया हुआ है एक्सरसाइज में। वेरिएबल वही XI, ठीक है, तो ये वही है। 3 6 टाइम्स आया हुआ है, 5 8 टाइम्स आया हुआ है, 7 15 इस तरह, ठीक है। और जो 9 है वो P टाइम्स है, यही P हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। इसका हमें बताया नहीं है, बट हमें मीन तो दे दिया है ना, ठीक है। तो अब इस तरह हम ये वाला टेबल बनाएंगे, ठीक है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर करेंगे। तो वही ये वाली चीज़ इस तरह लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट कॉलम XI का, दूसरा FI का, ठीक है। X 6 8 9 के सामने P, सबका देखो, जो 3 का 6 है, 5 का 8 है, इस तरह बना लेंगे पूरा, ठीक है। अब ये किसका था? FI XI का। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे, जो कि 18 आ जाता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो, इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है 3 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 8 और 7 मल्टीप्लाई 15, 108 9 मल्टीप्लाई P, क्योंकि वो वेरिएबल है। जो 9 को P से मल्टीप्लाई तो एक एक्सप्रेशन आएगा ना, तो हम 9P लिख देंगे जनरली, तो हमने 9P लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही इसके सामने 11 मल्टीप्लाई 8, यहाँ भी लिख दो 7 मल्टीप्लाई P, ठीक है, और ये 13 मल्टीप्लाई 4। तो ये सबके मल्टीप्लिकेशन आ गए। ये है F1 X1, F2 X2, F3 X3, F4 X4, F5 X5, F6 X6, ठीक है, ओके। तो इसका समेशन किया, तो देखो जो न्यूमेरिकल नंबर्स थे उनका तो हम एडिशन कर देंगे, 18 प्लस 40 प्लस 105 प्लस 88 प्लस 52, अलग से कर लो रफ में उसको ऐड, तो ये आ जाएगा 30। बट क्योंकि ये वेरिएबल है तो ये ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल टर्म और ये एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, एक मोनोमियल है। तो उसको हम ऐसे ही प्लस करके लिख देंगे, प्लस ही तो कर रहे हैं तो उसको इतना लिख देंगे, राइट। और अब इनका करते हैं, तो यहाँ भी देखो 6 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 4, P अनलाइक है तो उसको हम प्लस P करके अलग से रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया समेशन FI, ये आ गया समेशन FI XI, राइट। अब क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा वही है, मीन इक्वल टू समेशन FI XI अपना समेशन FI। मीन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए, ये तो मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। तो यहाँ ये समेशन FI दिया हुआ है FI XI, तो ये वैल्यू यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, तो ये आ गया और ये आ गया, और इधर 8 आ गया, तो 8/1, ठीक है ना। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करिए,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे अपॉन में बोलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और इसका 8 से मल्टीप्लाई होगा तो उन्होंने क्या करा, यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ 303 प्लस 9p इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 41 प्लस p। हमें तो p की वैल्यू निकालनी है ना, अब ये लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये ब्रैकेट इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 303 प्लस 9p इक्वल टू 8 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 8 ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 8p, ठीक है। अब लाइक टर्म्स, ये 9p है तो 8p को इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, घटा दीजिए इसमें से, तो ये 25 आपका p की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको करना होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब आप कर लोगे। फर्स्ट देखो 24 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का, ठीक है। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, ठीक है ना। अब इसका मीन ही तो निकालना है, तो बहुत ईजी है। ऑब्जर्वेशंस क्या है, देखो मैंने सॉल्व कर रखा है ये, देखिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 + 3 + 5 + 7 + 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1, 2, 3, वो तो क्वेश्चन में बोला है 5 ही है, तो डिवाइडेड बाय 5, और इसको प्लस करेंगे तो 20 है, डिवाइड बाय तो 5.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करना है इसे। अब ये सेम है क्वेश्चन 2, 3, 2 में देखो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए हुए हैं बाय द स्टूडेंट्स, एग्जाम के जो दिए हैं 12 स्टूडेंट्स के, उसका मीन निकालना है, ईजी है, कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड। और वनडे क्रिकेट मैच में रन स्कोर किए गए प्लेयर्स के, तो इनका मीन निकालना है, मीन स्कोर कितना है सबका मिला के, ठीक है ना, ओवरऑल। 4 क्वेश्चन में द फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ द 12 टीचर्स इन ए स्कूल, ठीक है, स्कूल के टीचर्स की एजेस का मीन निकालना है, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पूछे गए हैं। अब जैसे क्वेश्चन 4 में जिस तरह दिया हुआ है, इसी तरह एग्जाम्पल 1 था आपका, इसमें भी 4-5 चीज़ें पूछी हुई थी। अरेंज करने को कहा गया था असेंडिंग, तो ऐसे इसको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर व्हाट इज़ द एज ऑफ द एल्डेस्ट टीचर, एल्डेस्ट का मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा एज हो, तो अब जब आप अरेंज कर लोगे तो सबसे लास्ट में जो वाला वेरिएट आएगा वो वाला लिख देंगे। और व्हाट इज़ द एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर, तो सबसे छोटा एज में सबसे कम एज किसकी है, तो आप सबसे पहले जो लिखोगे जब आप अरेंज, क्योंकि जब अरेंज कर लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आंसर करना। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द रेंज, वही हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। व्हाट इज़ द मीन, अब मीन निकालना है, जो अरेंज किया है ना उसी को आप मीन कर लो, ऐड कर लो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 12 है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12 आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन भी सेम है, डेली वेजेस निकालना है, मीन और रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए आपको हाईएस्ट ढूंढना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप इसको अरेंज कर लो। देखिए जब आपको रेंज और इस तरह के क्वेश्चन आता है तो नहीं भी अगर वो कहते हैं अरेंज करने के लिए, तो आप अपनी तरफ से उसको अरेंज कर लो, इससे क्या होता है मिस्टेक्स के चांस कम होते हैं, ठीक है ना, कोई स्किप ना हो जाए, तो उसको आप एक अरेंज कर लो और 1-2 बार फिर से चेक कर लो कि हमने ठीक किया है, ठीक है, ओके। 6 देखिए, 6 भी सेम है, अरेंज करना है बस, ठीक है, 5 क्वेश्चन की तरह ही है, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन 7 देखो, ये भी इजी है। अब ये आपको कॉमा लगा के दिया और एक्स पूछा गया है, तो देखो द मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 7। देखो जो डेटा दिया हुआ है इन सबका जो मीन है वो 7 है, तो अननोन जो एक्स है वो हमें फाइंड करना है, तो फॉर्मूला बेस्ड है, बस सिर्फ फॉर्मूला लगाना है हमें यहाँ पर। देखिए 4, 6, x, 9, 10, तो मीन इक्वल टू सबका सम कर दिया डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि टोटल है कितने 6 है, मीन कितना है 7, तो 7/1 अपनी तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 6 से करेंगे, ये 1 का, तो ये हो जाएगा 7 × 6 42 और ये 34 + x, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये x की वैल्यू 8, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, ठीक है, ये इसमें सेम टाइप का है, इसका एक बता देता हूँ, हालांकि आपकी एक्सरसाइज में भी था वो, सॉरी एग्जाम्पल में भी था ये, बट वो कॉमा लगा के दिया हुआ है, आपका अनग्रुप्ड है, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, तो वो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ दिया नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 25 फैमिलीज आर गिवन बिलो। देखो 25 फैमिलीज़ हैं जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन का सर्वे है, ये पूरा डेटा है और ये मिक्स्ड फॉर्म में दिया हुआ है ना, अरेंज्ड है। रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है तो हमें फ्रीक्वेंसी की भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, वो भी हमें देखना, तो हमें टेबल बनाने की। तो देखो इसमें भी आपको क्या करना है, टेबल बनाने से पहले आप इसको बेटर रहेगा कि अरेंज ही कर लो, मिनिमम टू हाईएस्ट, मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये कर रखा है सॉल्व। क्वेश्चन 8 देखिए, तो इसमें जो भी डेटा था 0 कितनी बार आया, मैंने लिख लिया 0 2 बार आया, फिर 1 आया, ठीक है, 1 6 टाइम्स आया, 2 आया 9 टाइम्स,
3 आया है 5 टाइम्स और 4 आया है 3 टाइम्स, तो ये फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगे। 0 की फ्रीक्वेंसी 2, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 6, तो वही मैंने टेबल बनाया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो XI, ठीक है। टैली मार्क्स जो मैंने बताया था वही। नंबर ऑफ फैमिलीज, ये है फ्रीक्वेंसीज FI, तो X1 जब 0 है तो F1 क्या है 2 है, इनकी 0 की फ्रीक्वेंसी जो जितनी बार आया है। ये है नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है ना, मतलब 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 0 चिल्ड्रन है, 6 फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें 1 चिल्ड्रन है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 6, 2 की 9, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम टेली मार्क्स बनाते हैं, तो 2 है तो 2 स्टिक बना दिए, 6 है तो हम 1 2 3 4 और 5th वाले को कट करेंगे और एक 6th को अलग बना देंगे, राइट। 9 1 2 3 4 उसको कट करेंगे 5 और ये 4, तो ये 9 हो जाएगा। 5 1 2 3 4 और ये कट कर देंगे। इसी तरह ये 3, ठीक है, तो ये ईजिली बन जाएगा। तो ये टोटल भी कर दिया कि टोटल 25 फैमिलीज थी, तो वो आप टोटल करोगे हमेशा 25 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ओके। 9 क्वेश्चन भी इसी तरह करना है। इसमें मीन भी अगर पूछा जाता तो आपको एग्जाम में मालूम, बाय द वे आपसे डिस्ट्रीब्यूशन करवा लिया और कहता है कि मीन भी निकालो, तो आपको मीन भी आप निकाल लेना होगा, ईजिली निकल आएगा, ठीक है। आपको एक टेबल और उसमें बनानी होगी समीशन वाली FI और XI वाली, ठीक है, ओके। क्वेश्चन 10 11 12 एग्जाम्पल 2 अभी मैंने समझाया है, तो वही है ये, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में जिसे हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया ये वाला FI XI वाला, तो यही आपको बनाना है 10 11 12 में। ये वेट का है डेटा, ये हाइट का डेटा है 90 प्लांट्स का, ठीक है, और ये 65 बॉयज़ में की हाइट का डेटा है, ठीक है। 13 क्वेश्चन भी अब आप ही करोगे, मैंने एग्जाम्पल 3 में बता दिया है। इसमें P निकालना है, जैसे ये वेरिएट दिए हुए हैं, ठीक है, और ये FI, इसमें P अननोन है तो आपको P निकालना है। वही मीन का फॉर्मूला, पहले आपको वही टेबल बनाना होगा FI XI वाला, ठीक है, और फिर जाके मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला मीन का फॉर्मूला, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इतना था आपका एक एक्सरसाइज में, ठीक है, इतना करेंगे, ओके, थैंक यू।